कल हमने जो स्टडी स्किल्स की ABCD का ए बताया था आपको, जो सबसे आधारभूत बातें हैं। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। पहली चर्चा थी वह थी क्यों पढ़ें हम। दूसरी चर्चा थी कैसे पढ़ें, उसकी आधारभूत बातें। और आज हम इस पर बातें करेंगे कि क्या पढ़ें हम। देखिए, दुनिया में लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं अलग अलग भाषाओं में। हम करोड़ किताबें नहीं पढ़ सकते, तो पहले क्या पढ़ें हम। एक तो वो चीजें हैं जो पढ़ना हमारी मजबूरी है। अगर हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें प्रिस्क्राइब्ड हैं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमें प्रमोशन लेना है पहली क्लास से दूसरी क्लास में, फिर तीसरी क्लास में, फिर BA तक। वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, आपको जीवित रखने के लिए जरूरी है। लेकिन सर्वाइवल या जीवित रहना मनुष्य का सिर्फ यही कार्य नहीं है। जीवित तो पशु भी रहते हैं, आपको उसके आगे जाना है। तब सवाल ये उठता है कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा हम क्या पढ़ें। तो सर्वाइवल के अलावा मनुष्य होने के नाते आपकी 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो विकसित करें आप। उसको इंग्लिश में कहते हैं नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग, यानी ज्ञान तथा विचार एक, दूसरा भावनाएं, फीलिंग, अपनी फीलिंग्स डेवलप करें, और तीसरा विलिंग, यानी जो एक्शन लेते हैं आप, उसको हम ऐसा कहें कि व्यवहार और शिष्टाचार। ये 3 चीजें, जीवन के 3 पहलू, सबको विकसित करना जरूरी है। बहुत से लोगों में कोई विचार नहीं पाएंगे आप, ज्ञान नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है वह भी आधा मनुष्य है। पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जिनको कुछ नहीं आता, कहते हैं BA पास हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर ज्ञान आपके पास आ गया, सद्भावनाएं नहीं आई, कुछ लोग फील कर ही नहीं सकते हैं, हमेशा पत्थर की तरह रहते हैं। कहाँ कौन सी फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर नहीं पता होता उनको, उसका विकास ही नहीं हुआ फीलिंग्स का। जिसका विकास हो गया है उसमें ईर्ष्या की फीलिंग, द्वेष की फीलिंग, क्रोध की फीलिंग, ये सब फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनका बहुत आधिक्य रहता है। तो इनको कैसे नियंत्रित करें, कम करें, सकारात्मक भावनाओं को कैसे ऊपर करें, मित्रता की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, करुणा की भावना, ये कैसे पैदा करें। ये हुआ फीलिंग का विकास, इमोशंस का विकास। और तीसरा है विलिंग, यानी एक्शन, शिष्टाचार, व्यवहार, कार्यशैली, कार्यक्षमता। तो इन तीनों को विकसित करने का जो एक, पूछेंगे कौन सी पुस्तक पढ़ें इसके लिए 2 पुस्तकें हैं जो जरूर पढ़नी चाहिए बच्चे से लेकर बड़े तक को। एक पुस्तक है भगवत गीता, वो विचारों के लिए पढ़नी चाहिए, समझदारी के लिए पढ़नी, जीवन की समझदारी, अध्यात्म की समझदारी, जीवन को कैसे मैनेज करें, संपूर्ण विकास कैसे करें, ज्ञान की भी उन्नति करें, भावना की भी करें, व्यवहार की भी करें। ये सबके बीज उसमें पाए जाते हैं विचार के रूप में, इसलिए वो जरूर पढ़ें। और दूसरा रामायण। रामायण में आपको फीलिंग्स डेवलप करने में आसानी होगी, कैसी फीलिंग कब आनी चाहिए, सद्भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, और इनके अलावा व्यवहार और शिष्टाचार, जीवन में कैसा व्यवहार व्यक्ति का होना चाहिए, यह भी रामायण में मिलेगा आपको। तो ये 2 पुस्तकें हैं ऐसी हैं जो आपको पाठ्य पुस्तकों के अलावा जरूर पढ़नी चाहिए। भले ही आप 15 मिनट पढ़िए इसको, लेकिन पढ़िए जरूर, ये एक सामान्य नियम है। इसके अलावा क्या पढ़ें। एक तो पाठ्य पुस्तक, पहला, सबसे पहली जरूरत सर्वाइवल के लिए। दूसरी, अपने संपूर्ण निर्माण के लिए, कम से कम 3 पहलुओं के निर्माण के लिए, विचार, भावना और व्यवहार। इसके लिए हम क्या पढ़ें, तो भगवत गीता और रामचरितमानस या रामायण, कोई भी रामायण पढ़िए आप। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह है आपके अंदर प्रेरणा जगनी चाहिए। तो उसके लिए बड़े लोग कैसे बनते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, यह जानना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे प्राथमिक जो पुस्तक है जो पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। आजकल स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसको इतना लोड डाल देते हैं लोग अनावश्यक चीजों का होमवर्क करने के लिए, कितने प्रकार की झाड़ियां होती हैं।
और वो झाड़ियों पर पढ़ते रहिए आप, कितने प्रकार की झाड़ियां होती हैं। अरे जीवन में झाड़ियां इतनी उगी हुई, उसको हटाने का कोई क्रम ही नहीं चल रहा है। झाड़ियों के बारे में पढ़िए। किसी भी चीज पर बहुत सारा होमवर्क लाद देते हैं, वो समझते हैं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम। एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। आपने कैसा पुडिंग बनाया है, ये कितनी मेहनत करके पुडिंग बना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण कम है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि स्वाद कैसा आ रहा है उस पुडिंग में। तो आज के जो बच्चे स्कूल और कॉलेज से निकल रहे हैं, उनसे आप बात करके देखिए, व्यवहार करके देखिए, ज्ञान टेस्ट करके देखिए, वो पुडिंग का स्वाद नहीं आता। तो दिन भर लगाए रहिए, पेरे रहिए बच्चे को होमवर्क करने में, और बात कुछ निकले नहीं। झाड़ियां जान के क्या करेगा, इतनी सारी झाड़ियां होती है, उसको बोटेनिस्ट ही बनना है क्या खाली चल के आगे। इसलिए मैं ये कह रहा था कि वो पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन समय निकालकर। अमर चित्रकथा एक ऐसी चीज थी जो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है। तो अमर चित्रकथा में जितने महापुरुष महानारियां हुई हैं, सभी का विवरण आपको संक्षेप में मिल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना चाहिए, आजकल तो नेट पर भी सारा उपलब्ध हो गया, देखता हूं मैं। अमर चित्रकथा बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उसके बाद किशोरावस्था में क्या करते हैं आप, जब आप 13 साल के हो जाते हैं, तब तक आप अमर चित्रकथा पढ़ चुके होंगे, ऐसी आशा की जाती है आपसे। उसके बाद जो पढ़ना चाहिए वह है बायोग्राफीज, जीवनियां। लेकिन जीवनियां कम से कम एक व्यक्ति की जीवनी तो 200 पन्ने से कम में आएगी नहीं, क्यों विष्णु? जी मास्टर। तो आप कितने 200 पन्नों की किताब पढ़ेंगे? सैकड़ों साइंटिस्ट, सैकड़ों खिलाड़ी, सैकड़ों कलाकार, सैकड़ों संगीतज्ञ, सैकड़ों विद्वान, चिंतक, दार्शनिक। इसलिए किशोरावस्था में पहुंचने के बाद, 13 साल के हो जाने के बाद, आपको क्या करना चाहिए कि आपको जीवनियों का संग्रह मिलता है आजकल। एक व्यक्ति की, एक महापुरुष की जीवनी 3 पन्ने में, 5 पन्ने में आती है, और 100 को मिला के एक किताब बन जाती है, 50 को मिला के एक किताब बन जाती है। मैंने भी वैसे ही जीवनियां पढ़ी थी, जब किशोरावस्था में आ गया था तो मैंने जीवनियां पढ़ी थी इसी प्रकार से। तो 5 पन्ने में काफी अच्छा खुलासा हो जाता है जीवन में आपको अंतर्दृष्टि मिल जाती है, कैसे ये काम करते थे, कैसे नहीं करते। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एक पुस्तक अभी, जो उससे भी छोटी है, 5 पन्ने भी इसमें नहीं है। देखिए, ये आजकल मेरी, जो मैं कहता हूं बेड बुक, एक बिस्तर के तकिए के नीचे एक किताब रहनी चाहिए, या तकिए के नीचे नहीं तो बगल में एक शेल्फ रहना चाहिए जहां पर किताबें लगा कर रखिए। बेड बुक्स रखिए, सोने के पहले पढ़िए और जगने के बाद पढ़िए, लेटे लेटे पढ़िए। ये 15 मिनट जो पढ़ेंगे सुबह और 15 मिनट रात में पढ़ेंगे आप लोग, तो उसका बड़ा लाभ होता है। अब ये पुस्तक क्या है, देखिए, इसमें, इसका नाम है डेली रिचुअल्स। ये थोड़ा हट के किताब है। यह किताब यह दिखाती है कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, चिंतक हुए हैं, लेखक हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, अलग अलग चुन चुन के इन्होंने लिया है उसमें से, उनके जीवन में क्या एक्सेंट्रिसिटीज थी। एक्सेंट्रिसिटीज का मतलब क्या होता है? विलक्षणताएं, विशेषताएं जो बाकी लोगों में नहीं होती हैं, अजीबोगरीब बातें, कभी कभी फनी बातें। आज विष्णु कुछ और जगह देख रहे हैं क्या? आप कहाँ देख रहे हैं विष्णु? नहीं मास्टर, मैं लिख रहा था कुछ जो आपने नाम बताया। नहीं, ठीक है, मैं उसको वीडियो में दूंगा ही दूंगा, आप देखेंगे, देखेंगे उसको। तो वो तो वीडियो में आ जाएगी, आप इधर देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें, अब जैसे देखिए, बताइए, आपने नाम सुना होगा कभी, लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? अब तक के नहीं मास्टर। महानतम दिमागों में हुए हैं लियोनार्डो दा विंची। क्यों? क्योंकि न केवल वह कलाकार थे बहुत बड़े, वैज्ञानिक भी थे। ये दो चीजों का संगम नहीं मिलता आपको, कला और विज्ञान का इतना बड़ा संगम। तो वो, उनकी क्या आदत थी, खाने की टेबल पे बहुत खाना बिखेर देते थे, वो बहुत सारा खाना बिखेर देते थे टेबल पर। ये बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ऐसे न किया करो, उनको बड़े होने तक ये समझदारी नहीं आई थी। फिर उसको साफ भी करते थे खाने के बाद। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे बीथोवन, वो क्या करते थे, उनसे बड़ा संगीतकार दुनिया में शायद ही कोई हुआ हो, इतने बड़े संगीतकार थे वो। ऐसा दिल काटता था उनका संगीत कि आदमी विकल हो उठता था। तो बीथोवन की आदत थी, वो नहाते थे इतना जबरदस्त तरीके से, उनकी उनकी प्रतिभा खुलती नहीं थी, दिमाग खुलता नहीं था या दिल खुलता नहीं था जब तक वो खूब नहीं नहाएंगे। ऐसा नहाते थे वो कि पानी कमरे से बाहर निकल जाता था, बाथरूम से बाहर कमरे में, और कमरे से बाहर दूसरे के कमरे में। ये विचित्रताएं थी। क्रिएटिव लोग थे, क्रिएटिव लोग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो
सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। और ईश्वर के लिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा अपने घर में कि आप नहाने लगिए तो फिर वो सारा का सारा घर पानी से भर जाए। ये बीथोवन क्या करते थे, वैसा संगीत बजाइए तो करिए, माफ कर देंगे लोग आपको कि वाह क्या संगीत बजाया आपने। कहने का मतलब ये कि जानना चाहिए कि कैसे वो इतने बड़े बने, कैसे क्रिएटिविटी खुलती है और कैसे बड़ा आदमी बनता है। ये खिलाड़ियों का अलग होता है, कलाकारों का अलग होता है, संगीतज्ञों का अलग होता है और विद्वानों का अलग होता है। उसी में इमैनुअल कांट भी थे, जो देखा आपने उस दिन। एकदम व्यवस्थित जीवन, एकदम घड़ी की सुई से चलने वाला जीवन, सोना, उठना, टहलना, खाना, सब कुछ नियमित, व्यवस्थित। तो अलग अलग तरह के लोग हुए हैं, आप उनमें से कौन हैं यह पहचानने में आपको मदद मिलेगी इन जीवनियों को पढ़ के। देखिए, हम सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, केश हैं, 2 आंखें हैं, नाक है, एक मुख है। शरीर हमारा करीब करीब एक ही जैसा भगवान ने बनाया है, लेकिन दिमाग बहुत अलग अलग बनाया है, बता दूं आपको। चरित्र अलग अलग बनाया है। हम अलग अलग बीज लेके पैदा होते हैं। उन बीजों का प्रस्फुटन कैसे हो, यह इसमें जीवनियां बहुत मदद करती है हमारी। आप देखिएगा कि कुछ व्यक्तियों को देखते हैं आप, आपने 1000 व्यक्तियों को देखा, उसमें से कोई एक व्यक्ति बड़ा पसंद आया आपको, पता नहीं क्यों पसंद आया। सूरत, जरूरी नहीं कि सूरत अच्छी हो। जब आप जीवनियां पढ़ेंगे तो आपको कोई व्यक्ति एक बड़ा अच्छा लगेगा, मॉडल जैसा लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरा मॉडल है, ऐसा ही बनना चाहिए मुझको। लेकिन ये तभी ना होगा जब आप 10 लोगों को देखेंगी, पढ़ेंगी, सुनेंगी, नहीं, तभी तो होगा ये। इसलिए व्यापक तरीके से जीवनियां पढ़िए, छोटी छोटी जीवनियां पढ़िए उनकी, पहले 5 पन्ने की, 3 पन्ने की। इस पुस्तक में तो सिर्फ 3-3, 2.5, 2-2 पन्ने की जीवनियां हैं, क्योंकि ये पूरी जीवनी नहीं देती, यह उनकी एक्सेंट्रिसिटीज को या विचित्रताओं को दिखलाती है। जैसे ये विचित्रता थी कि हर हमेशा घड़ी के कांटे के हिसाब से चलिए, आप तो इमैनुअल कांट को पकड़ लिया उन्होंने, ये विचित्रता थी इनकी। या बीथोवन को पकड़ लिया कि देखिए इनकी विचित्रता थी ये, कि इतना नहाते थे कि पानी बाहर। तो ये किताब मैं अपने बेडबुक के तौर पे पढ़ रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो कुछ 15, 20, 25 मिनट ये पढ़ता हूँ। जैसे हमेशा रोज मेरी आदत है, सुबह उठ करके मैं लेटे लेटे पढ़ता हूँ। और रात्रि में तो एक बायोग्राफी हुई, शुरुआत होती है चित्रकथा से, सबसे बच्चों के लिए बायोग्राफीज वहीं पे हैं। उसके बाद आप ऐसी छोटी कलेक्शंस जिसमें छोटे छोटे पन्नों में, 4-4 पन्नों में किसी महान पुरुषों की मिली जुली जीवनियां हैं, वो मिले आपको। और उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप चुन चुके होते हैं कि आपके रोल मॉडल कौन कौन से हैं। आप बीथोवन बनना चाहते हैं कि आप आइंस्टाइन बनना चाहते हैं, कि आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, कि आप बीथोवन बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये मस्तिष्क में आपके क्लियर हो चुका होता है। अभी आप में से किसी को भी क्लियर नहीं होगा, बता दूं मैं आपको। तब आप उनकी जीवनियां चुन करके 200-200 पन्ने की, 300-300 पन्ने की, 400-400 पन्ने की पढ़िए और डिटेल में जाइए। तो ये तरीका है पढ़ने का। अब इसके बाद और क्या पढ़ें? मैंने 3 बातें बताई। पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़नी है, और एक नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक नहीं, एक ही विषय पर 2-3 पुस्तकें रखिए तो और अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ, पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद एक और चीज जरूर पढ़िए। आप बताऊं, मैं जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, आप 13 साल के हो जाते हैं, तब आपको हुनर से संबंधित किताबें भी जरूर देखनी चाहिए। बहुत समय रहता है, मैंने देखा है पढ़ के। अब विद्यार्थी जीवन में आपको कोई परिवार नहीं पालना है, कोई आपके ऊपर समस्या नहीं है, आप कितने भी गरीब हों, कितने भी निर्धन परिवार में हों, हो सकता है कुछ काम करना पड़ते हो, खेतों में आपको काम करना पड़ता हो या फिर चारा काटना पड़ता हो, उसके बाद भी समय बच जाता है आपके पास कि आप कुछ पढ़ सकिए। और जिनके माता पिता अधिक समझदार होते हैं वो बच्चों को इन कामों में नहीं लगाते, चारा काटने में और ज्यादा खेत में नहीं लगाते उनको। उनको कहते हैं बैठ के पढ़ो। अब वो देखते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बैठ के मोबाइल में देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो फिर वो काम कराने लगते हैं उसे, चलो भैया भैंस को पालो, भैंस को नहलाओ और जाके चारा काट के बोझा ले आओ, घास काट के ले आओ। सही बात है, क्यों नहीं करेंगे वो। तो इसलिए कुछ किताबें हुनर पे जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जानिए, बता दूं आपको, आपके ज्ञान के लिए जरूरी है कि इस देश में, मैंने 20 वर्ष पहले का डेटा बता रहा हूं आपको, 20 वर्ष बहुत समय नहीं होता इन चीजों के लिए, अब और कम गया है, नौकरियों का स्कोप और कम गया है। पहले जिस समय 100 करोड़ हिंदुस्तानी थे, उस समय 100 करोड़ हिंदुस्तानियों में सिर्फ 1,80,00,000 नौकरियां थी संगठित क्षेत्र में, इसको नौकरियां कहते हैं। लाला जी ने रख लिया 5 दिनों के लिए, उसको नौकरी नहीं कहते हैं। जब लाला जी रखेंगे आपको कुछ वर्षों के लिए तो नौकरी कहते हैं उसको, वरना कैजुअल अपॉइंटी हो गए आप। इसलिए 100 करोड़ लोगों के बीच सिर्फ 1,80,00,000 नौकरियां। अब सोचिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी।
नौकरियां बहुत कम हैं। अब 100 करोड़ में बच्चे भी हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 100 करोड़ संख्या में मान लीजिए कि 5 व्यक्तियों का परिवार है, हाँ, तो तब भी 20 करोड़ परिवार तो हुए ना। तो 20 करोड़ परिवारों में आपको मिल रही है सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां, वो भी सरकार में नहीं सारी, सरकार में एक अंश और दूसरा कंपनियों में, टाटा में, बिरला में, छोटी छोटी कंपनियां हैं उनमें, फिर शिक्षा संस्थानों में, इस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं। तो बहुत कम नौकरियां हैं, वो सभी को नहीं मिल सकती। तब क्या करेंगे आप? और एक और बात है कि नौकरियां तो शब्द से ही देखिएगा, नौकर है ये, किसी न किसी का नौकर ही है वो, या तो कंपनी का नौकर या सरकार का नौकर। और नौकर में इतनी फ्रीडम कहाँ होती है? अपना मालिक किसान होता है, लेकिन किसान को धन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप किसानी से संबंधित किताबें पढ़ेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आप पाएंगे कि किसानी से बढ़िया कोई दूसरा रोजगार नहीं है। बहुत धन है उसमें, अगर आप धनी बनना आता है तो। हम लोगों ने इसीलिए खेती से लखपति नामक एक पूरा पूरा फिल्म सीरीज बनाई थी पूरी, जिसमें ये गुण दिया हुआ है कि कैसे बने हैं, उदाहरण दिया गया है कैसे बन गए लोग। 5 वर्षों में लखपति करोड़पति बन गए लोग, किसान उतनी ही जमीन में जितनी थी उनके पास, और कुछ ने जमीन बढ़ा के 1000 एकड़ जमीन कर ली। तो ये अगर हुनर वाली चीजें आप थोड़ा पढ़ने लगेंगे किशोरावस्था में आकर, थोड़ा सा किसानी के बारे में, थोड़ा स्किल्ड लेबर के बारे में, इलेक्ट्रिशियन बनने के बारे में, जैसी आपकी अवस्था है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपकी सोच, आपके संसाधन, आपका दिमागी स्ट्रक्चर, पढ़िए उनको भी। तो इससे भी आपको एक दिशा मिलेगी कि हम किस तरफ जाएं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी कुछ विद्यार्थी अति करने लगते हैं, पढ़ाई में अति करने लगते हैं। तो भगवान का जो निर्देश है पढ़ने के बारे में है, वो निर्देश तो आप जानते ही हैं, युक्त आहार विहारस्य। आप सुनाइए सौम्या। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमें मतलब ज्यादा ना नियमित रूप में रखना, जैसे ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा कम खाना, ना ज्यादा सोना, ना कम सोना, मतलब सब कुछ को बैलेंस वे में रखते चलना है। देखिए, आप जो चेष्टा करते हैं ना, वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक्सट्रीम कर देते हैं पढ़ते पढ़ते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, हालांकि बहुत लोग नहीं जानते इसको। जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, शायद आप लोग अभी बहुत यंग हैं, लेकिन 19वीं सदी के सबसे टावरिंग थिंकर वही थे। जो इसमें विवाद करेंगे वो ये कहेंगे कि आप ऐसा कहिए कि सबसे टावरिंग लोगों में से एक थे, ठीक है। लेकिन इतने ऊंचे व्यक्तित्व थे वो, चिंतक थे, दार्शनिक थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, कि उनका मुकाबला करना जरा कठिन था। उनकी पुस्तकें अभी भी अद्भुत प्रेरणा देती हैं लोगों को। तो वो उन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, उन्होंने होम स्कूलिंग करी। उनके पिताजी स्कूलिंग के विरुद्ध थे, बहुत धीरे धीरे चलते हैं ये लोग, प्रतिभा को मार देते हैं स्कूल्स में, इसलिए मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगा और इसको खुद पढ़ाऊंगा। और उन्होंने कुछ टीचर्स अपॉइंट किए थे रोज पढ़ाने के लिए उनको, और इनका मन भी बड़ा लगता था। जेम्स मिल इनके पिता थे, वो बड़े काबिल आदमी खुद ही थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेखक थे, चिंतक थे। लेकिन उन्होंने घर में टीचिंग कराई इनकी, और मिल को इतना पढ़ाया कि 16 साल की उम्र में मिल ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की सारी कोर्स खत्म कर दी थी घर पे। 16 साल की अवस्था में सारा कैम्ब्रिज खत्म, सारा ऑक्सफोर्ड खत्म। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ इसका? वो पढ़ते भी थे मन लगा करके, रिजल्ट ये हुआ कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उनको मनोचिकित्सक से दिखलाना पड़ा। और मनोचिकित्सक ने ये कहा कि अब ये 1.5 साल तक कोई भी नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ हिल स्टेशन में जाके आराम करें और सिर्फ वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़ सकते हैं ये, बस, और कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी अति विद्यार्थियों को नहीं करनी चाहिए। संतुलन अपने आहार विहार में और उसमें बनाए रखना चाहिए। अब पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं बोल रही थी कि जैसा कि मतलब जो अभी कंपटीशन है, तो उसमें जो टॉपर्स आते हैं न्यूज में या फिर जहाँ से भी हम लोग को पता चलता है, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ तो बोलते हैं कि हम लोग का 7 घंटे में पढ़ाई हो जाता है, कुछ बोलते हैं कि हम लोग 12 घंटे लगातार ही पढ़ते रहते हैं।
तो मतलब उनमें से क्या सही है? देखिए, कोई एक चीज सही नहीं है, मैं बता दूं आपको। सबका अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग कर्तृत्व होता है, दिमाग अलग अलग तरीके का होता है। तो कितनी पढ़ने की क्षमता है ये भी अलग अलग होती है सब में। कुछ लोग स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, कम पढ़ के ज्यादा चीज निकाल लेते हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनको बिना उसके मन नहीं लगता। तो आप 7 घंटा डेली पढ़ेंगे निष्ठापूर्वक तो भी बहुत है परीक्षा में पास करने, नंबर लाने के लिए। और अगर आप 12-13 घंटे पढ़ेंगी तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। देखिए, मनुष्य को, एक निष्ठावान व्यक्ति को जो अचीव करना चाहता है जीवन में, कुछ अचीवर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जितनी बड़ी उपलब्धियां आप दिमाग में सेट करेंगे कि मुझे ये बनना है, उसके लिए उतना ही परिश्रम भी करना पड़ता है। तो आपका गोल क्या है वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी देर पढ़ेंगी। आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो आप 4 घंटे पढ़ेंगी। आपको टॉप करना है स्टेट में तो आप 7 घंटे पढ़ेंगी। कंट्री में टॉप करना है तो आप 12 घंटे पढ़ेंगी, 14 घंटे पढ़ेंगी। देखिए, 8 घंटा सोने का रख लीजिए आप, इससे अधिक दिन और रात मिला के नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे। ऐसे इसके अपवाद हैं, बता दूं आपको मैं, अपवाद भी इसके हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो 10 घंटे, आइंस्टाइन 10 घंटे सोया करते थे। अब आइंस्टाइन आप बनना चाहती हैं तो बनिए, सोइए। खाली सोने से तो आइंस्टाइन नहीं बन जाइएगा। उनके दिमाग में उस 10 घंटे में भी चलता रहता था लगातार। जान लीजिए, कोई भी जो बड़ा आदमी होता है, जो विचारक होता है, या जो लगा निष्ठावान व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में वो चीज चलती रहती है रात भर। इसलिए उसका वर्कशॉप खुला रहता है, दरवाजा बंद है मगर वर्कशॉप अंदर में खुला हुआ है, इसलिए वो 24 घंटे काम करता है। लेकिन सामान्य रूप से 8 घंटे सोना चाहिए, युक्त आहार विहार से जो कह रहे हैं आप, उसमें ये जो है युक्त स्वप्न अवबोध से आप, तो इसमें ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो मॉर्निंग एब्ल्यूशन है उसमें आप 1 घंटा मैक्सिमम लगाइए, उससे अधिक क्या लगाइएगा बताइए। 9 घंटा आपके लिए आवश्यक है। कितने घंटे बच गए? 15 घंटे बच गए क्या? नहीं बचे? बच गए। तो 15 घंटे में कितना मनोरंजन करिएगा आप। जो निष्ठावान लोग हैं उनको इसी में मन लगता है, पढ़ने में ही मनोरंजन का हो जाता है। बीच में थोड़ा गाना गा लिया कुछ, देखिए ये भी मनोरंजन के लिए कुछ एक साइड का रखिए, पेंटिंग रखिए थोड़ी सी, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाइए या गाइए, उससे भी मनोरंजन होता है। और हमारे होमी जहांगीर भाभा, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, वो बड़ी अच्छी वायलिन बजाते थे, वो उनकी हॉबी थी, बजाते थे, तो मनोरंजन उनका होता था। आइंस्टाइन की भी यही हालत थी, वो भी बहुत दिन भर सोचते रहते थे लगातार वो, लेकिन फिर बीच बीच में म्यूजिक प्ले करते थे वो। तो ऐसी कुछ हॉबी रखिए, लेकिन 15 घंटे में कितना लगाएंगे उसमें आप 14 घंटे कम से कम प्रोडक्टिव वर्क करिए। ये एक निष्ठावान और उपलब्धियां अचीव करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, जिसको कुछ करना है जीवन में। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि करना क्यों जरूरी है जीवन में? कोई जरूरी नहीं है, हम आनंद से रहें, यही तो। हमें आनंद चाहिए ना, तो आनंद तो बिना काम के भी मिल जाता है, थोड़े से पैसे में भी मिल जाता है। बिना सचिन तेंदुलकर जैसा नाम हुए भी आनंद मिल जाता है। आनंद की, उस तरह के आनंद की क्या जरूरत है? इस पर मैं एक अलग से चर्चा करूंगा आप लोगों से, कि जो अचीवर्स होते हैं और जो नॉन अचीवर्स होते हैं, दोनों का अपना अपना जस्टिफिकेशन है कि हम क्यों अचीव करें, हम क्यों बड़ा बने, हम क्यों नामी बने। जरूरत नहीं है, हम खुशी चाहते हैं, हम खुश हैं शांति से, तो वो हम बिना बहुत काम किए भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं और उनका भी जस्टिफिकेशन है। मैं तो अभी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सचमुच सीरियसली जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसा अगर करना है तो आप लोगों को पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ना तो शिक्षक हैं। आज बता दूं आपको, शिक्षक क्लास में, कॉलेज में नहीं है, स्कूल में बहुत कम शिक्षक हैं। महात्मन, हम अपनी स्टडीज की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, कुछ तो बताया मैंने आपको। एक तो मैंने बताया कि आप बेड बुक्स जरूर रखिए, रात में सोने जाइए तो 10 मिनट या 15 मिनट भी पढ़ते पढ़ते सो जाइए। सुबह उठिए तो पहला काम वही, आपका बॉडी तुरंत नहीं उठता है, उठता नहीं है, ऐसे भी उसका तुरंत उठाना भी नहीं चाहिए उसको। उठ गए हैं, आंख खुल गई है मगर शरीर उठ नहीं रहा है, तो लेटे लेटे पढ़ लीजिए कुछ, बताया जो मैंने आपको। और उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, ये टाइम मैनेजमेंट में बताया था मैंने, और एक क्लास और टाइम मैनेजमेंट की लेने वाला हूं मैं।